हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का एमसीक्यू और केस बेस्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। देखो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अधिकतर आ रहा है बोर्ड्स एग्जाम्स में। ठीक है, तो बोर्ड्स एग्जाम में और सैम्पल पेपर में भी सीबीएसई का ये दिया गया स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू, किसे कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? तो थर्ड इज द, यानी कि सी इज द राइट आंसर, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हु कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय वन मैनेजर। एक मैनेजर के अंडर कितने एम्प्लॉयज इफेक्टिवली आ सकते हैं, यानी कि एक मैनेजर उसको हैंडल कर सकता है आसानी से, है ना? कितने यहाँ पे एम्प्लॉयज को एक साथ वो हैंडल कर सकता है, इसी को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा द मैनेजरियल फंक्शन विच एस्टेब्लिशेस रिलेशन बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। तो मैनेजरियल फंक्शन जो हो गया, तो हमारे 5 मैनेजमेंट फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो उसमें ही से पूछा जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है वो कौन सा मैनेजरियल फंक्शन है? सो बी इज द राइट आंसर, ऑर्गेनाइजिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है establishing reporting relation sorry establishing reporting system leads to clarity in working relation. C is the right answer. Sorry, B is the right answer, clarity in working relationship. Establishing reporting system leads to clarity in working relationship. Next question है हमारा dividing work into smaller and manageable tasks is a part of. तो dividing work into smaller tasks and manageable tasks is a part of identification and division of work. That is C is the right answer. नेक्स्ट आगे हम लोग मूव करते हैं फिफ्थ। तो आपको यहाँ पे बताना है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस होता है, तो उसके स्टेप्स को आपको बताना है सीक्वेंस वाइज। तो सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फिर होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, फिर होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और फोर्थ आता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये चारों में से आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो चारों में से अरेंज करना है। अब ये कैसे कैसे अरेंज करेंगे, अभी मैंने बताया आपको 2 3 4 तो 2 3 1 एंड 4, ये हमारा डी आंसर। फिर हो गया डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज एंड देन ग्रुपिंग एक्टिविटीज with a similar in nature, grouping the activities which are similar in nature. तो ये क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम लोग एक तरह के एक नेचर के काम को एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। फिर हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, ये सब सीबीएसई एग्जाम में आ चुका है, तो ये सब क्वेश्चंस आप थोड़ा ध्यान रखना। द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स by clarifying job, working relationship and effectively deploying resources for attainment of identified desired result. तो ये क्या है? यहाँ पे क्या बोला गया? द प्रोसेस इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लैरिफाइंग जॉब, जॉब क्लैरिफाई किया जा रहा है, वर्किंग रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज यानी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये हमारा हो गया डी इज द राइट आंसर, ऑर्गेनाइजिंग। एट क्वेश्चन है हमारा द पर्पस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, कौन सा है? तो यहाँ पे क्या होगा? टू अडेप्ट चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस, टू हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन हमारा स्पेशलाइजेशन को लेके ही किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। तो नाइन्थ क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कौन सा सही है ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। तो लीड टू स्पेसिफिक allocation of job and facilitate specialization, reduces the risk of uncertainty,
हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग competent personnel, judges accuracy of standard। तो बेस्ट जो है यहाँ पे इन चारों में से करेक्ट जो है डेट इज ए, लीड टू सिस्टमैटिक allocation of job and facilitate specialization। Next है while performing the organizing function, jobs are allocated to the members of each department in accordance with their skills and competencies। Identify the steps in the organizing function being discussed above। तो यहाँ पे क्या बोला गया, while performing organizing function, job are allocated to the members of each department। तो यहाँ पे assignment of duties का बात किया जा रहा है, C is the right answer। आगे बढ़ते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे। तो 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना। इसमें जो सही नहीं है उसके बारे में हमें बात करना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। तो इंश्योर कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इंश्योर रिलेशनशिप बिटवीन पीपल वर्क एंड रिसोर्सेज, एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। सो इसका जो हमारा आंसर है दैट इज डी, ये सही नहीं है ना। एस्टैब्लिशेस यहाँ पे हमें पूछ रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो डी जो है वो स्टेटमेंट सही नहीं है। ये कंट्रोलिंग के बारे में, प्लानिंग का पोर्शन हो गया। नेक्स्ट है ऋषभ ज्वाइन एन एंटरटेनमेंट कंपनी अवतार एज अ क्रिएटिव हेड। As a manager looking after creative unit of the company, one of the function he has to perform is the process of organizing। Which step of the process will be need to perform after identifying and dividing the work that has to be done in accordance with previously determined plan। तो पहला काम यहाँ पे बोल दिया गया आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क, तो इसके बाद सेकेंड प्रोसेस होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग 13 क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन में हमारा है कि नेम द आउटकम ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स डिजाइनिंग द रोल्स टू बी फिल्ड बाय सुटेबली स्किल्ड पीपल एंड डिफाइनिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रोल्स सो दैट एम्बिग्युइटी इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज कैन बी एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि नेम द आउटकम ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आउटकम पूछ रहा है कि एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है उसका एक आउटकम आपको बताना है, विच इंक्लूड डिजाइनिंग द रोल टू बी फिल्ड सुटेबली स्किल्ड पर्सन। स्किल्ड पर्सन को हम यहाँ पे काम सौंप रहे हैं, एंड डिफाइनिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रोल, है ना, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रोल सो दैट एम्बिग्युइटी इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज कैन बी एलिमिनेटेड। अगर कोई यहाँ पे एम्बिग्युइटी का मतलब क्या हो गया कि कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आसानी से यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाए। तो इसके लिए हमारा जो आंसर है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग फॉर्म्स में, फ्रेमवर्क्स में हमें डिटरमाइन यहाँ पे हम बांट देते हैं, और इसके वजह से हमारा रोल्स वगैरह डिफाइन हो जाता है कि किसको क्या काम करने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है Compro Solutions offer IT services across the country during COVID-19 to accommodate changes taking place in the business environment. It suitably modified its organization structure in a way that work from home become a new way of working for all employees, bringing cost benefit and flexibility in the organization। The point of importance of organizing discussed above। तो यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंस बोला गया, तो सी इज द राइट आंसर, दैट इज एडेप्शन टू चेंज, है ना। कि कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में ऐसा इन्होंने एक नया सिस्टम लेके आया। तो ये क्या सिस्टम लेके आए, तो वर्क फ्रॉम होम वाला। तो कौन सा इसमें आपका इंपॉर्टेंस था, तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल नहीं, एडेप्शन टू चेंज, कि आसानी से हम चेंज लेके आ पाए। नेक्स्ट आ जाते हैं 15 नंबर। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन of Noida Sector 15 decided to organize Diwali Mela on the eve of Diwali. They listed all the activities to be done, grouped them as per their nature, and assigned the activities duties to different people of their association. After completion of Mela, they found that it was not a success. While analyzing the reason, the president of RWA found that
mere allocation of work was not enough in the organization. He found that important step in the organizing process was missing. तो कौन सा प्रोसेस इसमें मिसिंग था? तो इसमें कौन सा प्रोसेस मिसिंग था? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, देखो क्या यहाँ पे क्या क्या बोला गया, लिस्टेड ऑल द एक्टिविटीज डन in the nature assigned the activities duties different people of the association after completion of मेला they found. तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो आंसर है that is B establishing authority and reporting relationship. तो तीन तो यहाँ पे फॉलो कर ही दिया, लास्ट वाला ये फॉलो नहीं किया कि सबसे पहले वो आइडेंटिफाई किया है ना कि क्या क्या काम करने हैं, ग्रुप किया उन्हें, फिर उसके बाद लोगों को काम भी सौंपा, तो काम सौंपने के बाद ये चीज वो तय नहीं किया कि स्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किससे ऑर्डर लेना है, इंस्ट्रक्शंस देना है, ये चीज है। 16 नंबर है हमारा, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरप्राइज एंड स्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। तो ये कौन सा है? ये आपका फिर से ऑर्गेनाइजिंग ही है, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 17th नंबर पे। 17th नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या, मिस हेमलता वर्क्स एज अ वाइस प्रिंसिपल इन पब्लिक स्कूल. In order to ensure the smooth running of the institution, she conduct department-wise meeting of on every Wednesday in her office. Identify the type of organization being discussed above. तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डिस्कस किया गया? तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि प्रिंसिपल के द्वारा, वाइस प्रिंसिपल के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि हर वेडनेसडे को उनके ऑफिस में एक मीटिंग होगा। नेक्स्ट है, कुणाल कपूर एंड राजीव सिंह work as business development manager in a water softener company. Last week, when they were traveling together for a business assignment, Rajveer Singh shared with Kunal Kapoor trade secret about the company. Identify the type of organization being described in the above paragraph. तो अब यहाँ पे कौन सा, ये आपस में बात कर रहे थे तो ट्रेड सीक्रेट बता दिया। ऐसे तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है, तो ऐसा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 19th नंबर क्वेश्चन पे। तो 19th नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर गिविंग राइज टू र्यूमर्स इज कॉल्ड। तो र्यूमर हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही निकल के आता है। डिसेंट्रलाइजेशन इज, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। फिर इफ मैनेजर इज ओवरबर्डन देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट शुड बी यूज। अगर ओवरबर्डन है मैनेजर तो उसे डेलीगेशन यूज करना चाहिए, अपना काम अपने जूनियर को, सबऑर्डिनेट्स को सौंप दे। 22 इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथोरिटी एट एवरी लेवल लीड्स टू। अगर बराबर इवनली डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है तो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, फास्ट डिसीजन कैन बी टेकन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, है ना, फास्ट डिसीजन किससे लिया जा सकता है? तो डिसेंट्रलाइजेशन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिसी मैटर। पॉलिसी मैटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो पॉलिसी मैटर हमारा डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर। तो इस पिक्चर में कौन सा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो इसमें इस तरह का, यानी कि अब क्या हो रहा है, आप देखो इसमें हो क्या रहा है इस पिक्चर में। इस पिक्चर में की दिया जा रहा है एक पर्सन को, तो जो की दे रहा है वो यहाँ पे क्या है, यानी कि काम सौंप रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को काम दे रहा है, और इस जो पर्सन को देगा तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा उस काम को करने के लिए, और आंसरेबल भी यही पर्सन होगा। तो ये सीधा सीधा हमारा डेलीगेशन का बात किया जा रहा है। दो ही पर्सन के बीच में हो रहा है, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। डिसेंट्रलाइजेशन ओवरऑल मैनेजमेंट लेवल्स पे जो डिवाइड हो जाता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड होता है, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। लेकिन डेलीगेशन हमारा क्या होता है? डेलीगेशन हमेशा वर्टिकल फॉर्मेट में होता है।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग असर्शन रीजन पे। तो असर्शन रीजन में हमारा सबसे पहला असर्शन है कि इन अ डिविजनल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन इज इजी। ठीक बात बोल रहा है ये तो। फिर रीजन में क्या कह रहा है कि इन अ डिविजनल स्ट्रक्चर ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट, कि जितने भी फंक्शंस हैं आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके लिए अलग एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। तो सही बात है, दोनों सही है। तो ए इज द राइट आंसर, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा एमसीक्यू सीरीज तो हो गया, अब हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। कविता घाई इज was the managing director of a restaurant in Lucknow called Healthy Kitchen. The restaurant was doing well and the volume of work started increasing slowly and steadily. Kavita Ghai was not able to manage all the work on her own. The increasing magnitude of work made it impractical for her to handle all by herself. Moreover, her objective is to open more branches of this restaurant at different places. She appointed Nikhil Gupta as a general manager of Healthy Kitchen, Lucknow, and gave him the right to command his subordinate and take action within the scope of his position. For smooth running of the restaurant, she also gave him authority to hire and train the staff as per the requirement. Kavita Ghai was satisfied with the work of Nikhil Gupta and was able to open other branches of the restaurant in Agra and Kanpur also. Identify the concept followed by Kavita Ghai which helped her to open new branches of the restaurant. Also explain briefly the 2 points of importance of the concept identified above. तो अब ये यहाँ पे हमारा क्या हुआ, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो तो डेलीगेशन है ना, दिया गया है यहाँ पे, काम सौंपा गया है और बोल भी दिया गया आप अपने अंडर में काम करवा सकते हैं। और डेलीगेशन का इंपॉर्टेंस दो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया, इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। तो आप भी आंसर ऐसे ही करना। अच्छा देखो, आंसर ये आपका डायरेक्ट आंसर मैंने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन आप पूरा स्टेटमेंट में बना के लिखना। ठीक है, द कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड हियर इज डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी आर एज फॉलोज। फिर आप उसमें 2 पॉइंट बनाना। तो इस तरह से आप आंसर करोगे तो काफी आपको अच्छा रहेगा, मार्क्स वगैरह भी आपको प्रॉपर मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आई थिंक। तो आराधना एंड गंधर्व आर हेड ऑफ 2 डिपार्टमेंट्स इन यमको लिमिटेड. They are efficient manager and are able to motivate the employees of their respective department to improve performance. However, their drive to excel in their own sphere of activity instead of giving emphasis on objectives of the enterprise has hindered the interaction between departments of Aradhana and Gandharv are heading. Often there are interdepartmental conflict and they have become incompatible. This has proved to be harmful in the fulfillment of organizational objective. The situation has deteriorated to such an extent that the CEO of Yamco Limited has hired a consultant, Rasmi, to resolve the problem. After studying the situation closely, Rasmi found that the problem has arisen due to inflexibility and a narrow perspective on the part of both Aradhana and Gandharv. She is of the view that this situation is a result of the type of organizational structure Yamco Limited has adopted. From the above information, identify the organizational structure adopted by Yamco Limited and state any 3 advantages of the structure so identified. तो कौन से स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बात किया गया, तो यहाँ पे बात किया गया है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय यमको लिमिटेड। दूसरा, अब इसके एडवांटेजेस बताने थे, तो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड, मैनेजेरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स आपको ये पॉइंट पे मिल गए।
तो पॉइंट लिख के एक्सप्लेन भी करना है इसको, ठीक है, ऐसे ही पॉइंट लिख के बस छोड़ना नहीं है। और ये जैसे देखो यहाँ पे कैसे लिखा, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय एमको लिमिटेड, तो ऐसे ही आपको भी आंसर करने हैं। तो इसमें 2 पार्ट था, दोनों पार्ट का अच्छा से आंसर करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होगा। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग मशीन, there is a well defined system of job with a clear and definite authority, responsibility and accountability in the company, but people are not allowed to interact beyond their officially defined role. As a result, the company is not able to adapt the changing business environment. The workforce is also not motivated due to lack of social interaction. The company is facing problems of procedural delays and inadequate recognition of creative talent. Suggest how the organization can improve the problems faced by it. Give any two benefits it will derive from your suggestion. तो अब यहाँ पे हमारा जो आंसर है, तो आंसर हो गया कि थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करके, और उसके कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं, जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, सोशल नीड्स फुलफिल किया, ठीक है। तो इस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा किया जा सकता है। तो हमारा ऑर्गेनाइजिंग का भी एक पार्ट तो हो गया। तो इसमें आपने कुछ एमसीक्यूज देखे जिससे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सभी कॉन्सेप्ट इसमें आपके आ गए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।